हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये NCERT क्लास 6 का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो मैंने डाल दिया है, उसमें 6 चैप्टर जो है टोटल वो मैंने कराए हैं और उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है। और साइंस का भी 2 वीडियो डाला गया है, उसमें भी 5 चैप्टर करा दिया गया 2 वीडियो में, तो वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 69 BPSC और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। फाउंडेशन लेवल से जो है सारे NCERT जो है इसमें मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों को पूरा NCERT, हर सब्जेक्ट का NCERT जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। और साथ में जो है सप्लीमेंट्री बुक से भी मैं सारे जो है सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा इसी चैनल पे। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो है मैं महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट PDF होता है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम जो है इसी नाम से ISPCS होम, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों, 68 BPSC मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें जो है सबसे पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैं निबंध पे जो है से जो भी महत्वपूर्ण निबंध पे जो भी पूछे जाने की संभावना है वो उस पे सारे जो है निबंध उस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसको कर सके। और GS1 GS2 पेपर का भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। जैसे 68 BPSC को लेकर 69 BPSC में भी मैंने बताए थे क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा संभावना है आने की, और लगभग जो है 99 नहीं 100% क्वेश्चन जो है GS1 का जो 100% क्वेश्चन जो है मेरे बताए गए क्वेश्चन से मैच कर गया। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं उसको, तो मैंने जो डाले थे क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोग जरूर जुड़ जाइए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है लेक्चर जो है 7वां चैप्टर है, इसको देखते हैं कि जो इसका चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार, मतलब कि न्यू क्वेश्चन न्यू थॉट्स। तो पहला है इसमें, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो बुद्ध ने जो है से उपदेश दिया था, जो पहला उपदेश, उसकी स्मृति में जो है कहाँ जो है से एक इसका निर्माण किया गया था इस स्तूप का। तो वो सारनाथ, पहला सारनाथ में, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 25 वर्ष पूर्व जो है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में जो है वहाँ जो है इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद कपिलावस्तु में शाक्य गण के ये क्षत्रिय राजकुमार थे, और इनको जो है से बोध गया में फल्गु नदी के तट पर जो है इनको इनलाइटमेंट मिला। और जो है उसके बाद जो है इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, और इस संदर्भ में जो है उन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और उसके बाद सबसे ज़्यादा उपदेश जो है इन्होंने जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनाड़ा में, कुशीनगर जिसको कहते हैं, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ जानकारी थी, आगे भी हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बुद्ध के शिक्षाओं के संदर्भ में जो है से विचार करना है। तो बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया। तो ये बिल्कुल सही है कि बुद्ध ने जो है दुख का कारण तृष्णा लालसा यानी इच्छा डिजायर को बताया। उन्होंने कहा था कि जो है से इंसान का जो सौरो है वो दुनिया में जो है से दुख है, और दुख का कारण जो है वो इंसान की इच्छा है। और उसके बाद उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि लोग जो है आत्म संयम अपनाकर जो है से अपने इच्छा से मुक्ति पा सकते हैं, तृष्णा से, डिजायर से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है। तो जैन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसमें जो है से उनके अनुरूप इनमें से कौन से कथन है। तो पहला कथन है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये एक महत्वपूर्ण कथन है जैन का कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है कि किसी जीव की जो किसी भी जीव को जो है उसको कष्ट नहीं देना चाहिए और उसके ना ही हत्या करनी चाहिए। तो दोनों कथन इसमें जो है जैन सिद्धांतों के अनुरूप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और जैन सिद्धांतों के जो है 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म जो है 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के समकालीन ही थे वो, और उनका जो है लिच्छवी में जो है उनका जन्म हुआ था। क्षत्रिय राजकुमार वो भी थे, और 30 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने घर को त्याग दिया था, और उसके बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो है उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिसको केवल्य कहा गया। निरंजना नदी के तट पर जो है उनको साल वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 कथन और रीजन दिया गया है, कथन और कारण। तो देखते हैं कि साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। तो कथन ए जो है ये सही है कि साधारण जन लोग भी जो है महावीर और उनके जो डिसाइपल थे, अनुयायी थे, उनके शिक्षा को, उनकी बातों को समझ पाए। आम लोग जो है, आम जनता जो है, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा
प्रकृत भाषा में थी। तो ये बिल्कुल सही है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने जो है अपनी शिक्षा जो है, अपनी बातें जो है प्रकृत भाषा में रखी, जो आम लोगों की भाषा थी, जिसकी वजह से जो है लोग उनको उनकी बातों को समझ सके। और पहले जो है अर्धमगधी वगैरह जो बोली जाती थी उस भाषा में भी शिक्षा थी, तो जिसकी वजह से लोग जो है उनके बातों को समझे और जैन धर्म को अपनाए भी बहुत सारे लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, कि दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। तो इसके संदर्भ में सही कौन सा कथन है? संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। तो ये बिल्कुल सही है कि संघ जो है भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि संघ में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनको जो नियम पालन करना होता था उसका संकलन जो है वो विनय पिटक में जो है 3 पिटक है इसकी महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो है से बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है नियम के जो बनाए गए हैं उसमें जो है उसमें कंपाइल किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। तो इनमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है बौद्ध संघ के संदर्भ में। तो संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो ये बिल्कुल सही है कि संघ में जो स्त्री और पुरुष थे तो उनको जो रहने के लिए अलग अलग जगह थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि सब लोग जो है संघ में प्रवेश कर सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि संघ में कोई बच्चा अगर प्रवेश करना चाहता था, 18 वर्ष से कम उम्र का जो कोई भी बच्चा जो नाबालिग था तो वो प्रवेश करना चाहता था, उनको अपने माता पिता से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट है विवाहित स्त्रियों के संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि विवाहित स्त्रियों को जो है संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से नहीं बल्कि अपने पति से जो है अनुमति लेनी होती थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ जो गुफाएं थी शैलकृत गुफाएं जो है पेंटिंग गुफा पे जो कि गुफा जो है जिसमें लोग निवास स्थान था उसको विहार कहते हैं। तो विहार के संदर्भ में जो है कुछ कथन दिया गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। तो ये बिल्कुल कथन सही है कि विहार जो था बौद्ध भिक्षु वहां पे आराम करते थे, वहां पे रहते थे, बाद में जो है वो निवास स्थल हो गया। और चैत्य जो था चैत्य और विहार, तो चैत्य जो है चैत्य जो जगह थी उस पर लोग पूजा पाठ करते थे, मतलब कि बातें करते थे, पूजा पाठ करते थे चैत्य, और विहार जो थे वहां विश्राम करते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा धन में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये भी कथन सही है कि जो भूस्वामी होते थे, राजा होते थे, ये लोग जो है भूमि देते थे दान में जिसपे जो है विहार का निर्माण किया जाता था। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आश्रम व्यवस्था है और उद्देश्य, आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। तो पहला है ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्मचार्य का उद्देश्य था सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, सादा जीवन बताकर वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ, तो गृहस्थ का ऑप्शन था विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। नेक्स्ट है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ क्या था। तो जंगल में रहकर साधना करना जो है वानप्रस्थ कहलाता था। सन्यास, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। तो ये जो है इसका आंसर था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये 25-25 साल तक जो है ये करना पड़ता था। तो ऑप्शन डी जो है ये आश्रम व्यवस्था थी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया, देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो ये कथन सही है, कथन जो है सही है कि आश्रम व्यवस्था में जो है प्रायः स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियम को ही अनुसरण करना होता था। तो कारण भी सही है, रीजन सही है, लेकिन ये इसका रीजन सही नहीं है कि मतलब कि ये इसी वजह से जो है वेद नहीं पढ़ने जा रहा था, ये सही नहीं है। तो ये जो है व्याख्या जो है कथन रीजन जो है वो कथन का जो है कारण जो है कथन का व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बहुत सारे जो है चिंतक जो थे वो बहुत सारे कठिन प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे, जिस वक्त बुद्ध के पहले भी और बुद्ध के बाद भी और बुद्ध के समय भी। और उस ये जो है चिंतक उपनिषद से संबंधित है। तो उपनिषद के बारे में कुछ बातें हैं उसको देखते हैं हम लोग। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे।
तो उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथ है, उसका हिस्सा है, तो ये बिल्कुल कथन सही, ये पहला स्टेटमेंट सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, तो ये भी कथन सही है कि उपनिषद का जो अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना और गुरु से जो है गुरु जो भी बोलते हैं उसको सुनना, उसकी बातों को, दोनों में वार्तालाप वगैरह, इसको जो है उपनिषद कहते थे। तीसरा क्या है? तीसरा कथन है इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि दोनों के बीच जो है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो है बातचीत का संकलन जो है से उपनिषद में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा उपनिषद में जो है वार्तालाप जो बातें हैं उसमें कौन सी बातें सही नहीं है? तो पहला है इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, तो ये कथन जो है सही है कि ज्यादातर लोग जो है इसमें जो है सभा में भाग लेते थे वो ब्राह्मण और राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है कि गार्गी जैसी विचारकों का भी उल्लेख उपनिषद में हमें भी देखने को मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, तो ये कथन भी सही है कि गार्गी जो है से वाद विवाद में भाग लिया करती थी, ये स्त्री जो थे भाग। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़कर हिस्सा लेते थे, तो ये कथन गलत है। निर्धन व्यक्ति जो है इस तरह के वाद विवाद में जो है बैठकर हिस्सा नहीं लेते थे, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया कि पहला क्या था जो है से, हाँ सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, उसमें भी सही नहीं पूछा गया था। तो जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल सही है कि जैन धर्म का जो समर्थन है मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, क्योंकि किसानों द्वारा इसका समर्थन उतना नहीं मिला, क्योंकि किसान जब है तो उसमें भी जैन धर्म जो कहते थे कि जो आप हल चलाते हैं ये करते हैं तो उसमें जीव हत्या है, जिसकी वजह से किसानों का उतना समर्थन यह नहीं मिला। किसानों के लिए जैन धर्म के नियम पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, जो अभी ये भी मैंने बताया, तो ये भी कथन सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ, तो ये कथन भी सही है। बाद के सदियों में उसका विस्तार जो है से कर्नाटक में जो है से जब भद्रबाहु गए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए सरवन बेलगोला में, तो वहां भी जो है इसका प्रचार हुआ, तो ये कथन सही है। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई है, तो ये कथन जो है से गलत है। जो है जैन धर्म की शिक्षा जो है से वहां लिखी नहीं गई है, बल्लभी जो है गुजरात में जो है से ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में हमें विचार करना है, तो कथन दिया गया है, तो उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, तो ये कथन सही है कि भोजन के लिए जो है भिक्षा मांगकर अपने जीवन व्यतीत करते थे ये लोग जैन धर्म के जो अनुयायी थे। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहना तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, तो ये कथन सही है, चोरी न कर सकते थे और ईमानदारी से अपने जीवन व्यतीत करना था इनको। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, तो ये कथन भी सही है कि वो लोग नंगे रहते थे और उनको वस्त्र वगैरह त्याग देना पड़ता था, जिसको दिगंबर भी कहते थे। बाद में जो जैन धर्म जब बन गया श्वेतांबर और दिगंबर में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की, संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। तो पाणिनि ने जो है से एक रचना की थी, तो ये संस्कृत भाषा में, तो उसका जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है व्याकरण से। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, व्याकरण से संबंधित है और ग्रामर से संबंधित पाणिनि की पुस्तक है, जो है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है पाणिनि की। नेक्स्ट है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो जरथुस्त्र जो थे वो एक जो है एक ईरानी पैगंबर थे, उनके बारे में जो है उनकी शिक्षाओं में कौन सा कथन जो है सही है, देखते हैं। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि इनकी शिक्षा का जो है संकलन जो है जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, और ये जो है से काफी हद तक जो है वैदिक इससे मिलता जुलता है जेंद अवस्था जो है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इनके शिक्षा का विचार यही है। नेक्स्ट है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो जातक कथाओं का संकलन जो है किनके द्वारा किया गया? तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बौद्ध अनुयायी। इसमें गौतम बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कहानियां हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है
अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग दिया। तो अशोक के बारे में है, अशोक ने जिसने युद्ध त्याग दिया था कलिंग युद्ध के बाद, धम्म घोषा को अपना लिया था वेरी घोषा की जगह। तो उनके बारे में है, देखते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। उसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो 23 साल पहले जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उन्होंने जो है घनानंद को हरा के, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य के मदद से हराकर जो है उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखी थी उन्होंने अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी किसने लिखा? तो पाणिनि ने लिखा था। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? और तो वो कालिदास। और अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट है मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 3 राजा हुए जो महत्वपूर्ण राजा, उनके जो है से कैसे कैसे किस वर्ष आए, कौन पहले आए, उनके बारे में। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक जो है उनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, अशोक। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगिरी या गिरिवराज, जिसको और बाद में जो है पाटलिपुत्र उदयन ने जो है इसको सबसे पहली बार ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो कौन से स्थान पर जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो कंधार यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जौगर, गिरनार, लुम्बिनी। तो सभी जगह से जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कंधार वगैरह से जो है अफगानिस्तान के क्षेत्र में, वहां से अरामाइक के जो है से लिपि थी, और पाकिस्तान वगैरह के जो क्षेत्र में है वहाँ खरोष्ठी, और बाकी जगह जो है प्रकृति जो है से इसका प्रयोग किया गया है, जो इसका लिपि का जो है। नेक्स्ट है कि कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर और नजराना के संबंध में जो है विचार करना है कि कर क्या होता है और नजराना क्या होता है। तो कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, तो ये कथन गलत है। कर जो है नियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, सिस्टमेटिक वे से जो है कलेक्ट किया जाता था। नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था, तो ये गलत है। नजराना जो है राज्य द्वारा नियमित रूप से नहीं लिया जाता, बल्कि जिनको इच्छा होती थी अपने मर्जी से जो है नजराना देते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर का। 9 तो 1 और 9 ही 2 सही है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्य प्रशासन के संदर्भ में जो है से कथन है, उस पर देखते हैं। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसी क्रम में जो है जब तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो अशोक को जो है गवर्नर बनाकर बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था, वो नहीं शांत कर पाया था, उसके बाद अशोक को भेजा था, और अशोक ने वहां जाकर ये जो है इसको शांत कर दिया था विद्रोह को, और उसके बाद वो उज्जैन के भी गवर्नर बने थे, अशोक राज्यपाल बने थे। जहां पर सम्राट का सीधा शासन था, वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि राजा द्वारा जो है अधिकारी कर वसूला करते थे। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था, तो ये कथन सही है कि मौर्य प्रशासन के छोटे या क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था, छोटे क्षेत्रों पर, तो ये कथन सही है। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि नदियों और महत्वपूर्ण मार्ग जो है उन पे जो है से वो नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, तो ये कथन वही सही है। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि प्रदेश में रहने वाले लोग जो है मौर्य अधिकारी को नजराना भेंट करते थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था, सेलुकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी बीसी में हराया था, और उसका जो राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था उसका नाम था मेगस्थनीज। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज, और उसने पुस्तक लिखी थी इंडिका नामक। इसमें है डायमेकस डिमेकस। तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। फाहिन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम द्वितीय के दरबार में जो है सब आया था, और उसके बाद जो है हुएन सांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेगास्थनीज ने जो भी देखा उसका विवरण जो है उसने अपनी पुस्तिका इंडिका में दिया, उसके बारे में सम्राट के विषय में जो है विवरण दिया, उसके बारे में देखना है। तो सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों को पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न होता था। ये कथन सही है कि सम्राट जब जनता के सामने आते थे तो शोभ यात्रा निकलती थी और काफी जश्न वगैरह होता था। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ के लेकर चलते थे। तो ये कथन भी सही है कि वो अंगरक्षक थे और सोने और चांदी के हाथियों पर सवार हुआ करते थे और कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ वगैरह लेके चलते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो ऑप्शन 3 भी सही है कि हथियारबंद महिलाओं से राजा जो है वो घिरा हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में देखते हैं क्या कथन है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। तो उज्जैन जो है उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन मार्ग में नहीं था। ऑप्शन ए जो है वो गलत है। उज्जैन जो है दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग में था। तो ये उत्तर पश्चिम के आवागमन मार्ग में नहीं था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो ये कथन सही है कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके जो है मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो ये कथन सही है। इसमें जो है कौटिल्य के विचार लिखे गए हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के संबंध में देखते हैं कथन। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये कथन सही है कि अशोक ने अभिलेख द्वारा जो है अपने बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और इसी क्रम में जो बहुत सारे जो है रॉक एडिक्ट उसने बनवाए थे। लौड़िया राज, लौड़िया रंदरगढ़, रामपुरवा, सारनाथ, पिलर। तो ये सब अशोक के ये पहला शासक था अशोक ऐसा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। तो अशोक ने अपने अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया। रॉक एडिक्ट 13 में जो है उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया कि 8वें वर्ष में मैंने कलिंग युद्ध किया और वहां पे जो है से नुकसान देकर, क्षति देकर जो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद जो उसने भेरी घोषा को त्याग कर धम घोषा को अपना लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये। और दूसरा जो ऑप्शन है अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में। तो ये कथन वो गलत है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो ये कथन जो है खरोष्ठी लिपि कैसी होती है, जो दाएं से बाएं की ओर तरफ लिखी जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरे को उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित है। तो धम्म का पालन करने लगे थे, उसके बारे में धम्म के बारे में क्या है। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। तो ये कथन सही है कि अशोक का ये मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीता जाए। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, उसके बदले वह धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करे। तो ये भी कथन वो सही है। वो चाहते थे कि वो जो है उनका बेटा और पोता भी उस धम्म का ही मार्ग अपनाए और इसकी वजह भी कुछ जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन की जो वजह है ये भी हो सकती है। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो अधिकारियों को जो है किस नाम से जाना जाता था, इनमें जो शिक्षा देते थे वो धम्मा महामत्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। धम्मा महामत्ता के नाम से जो है इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने बहुत सारे साधनों का प्रयोग किया धर्म के प्रचार के लिए, उनमें कथन दिया गया है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। तो ये बिल्कुल सही है कि अपने संदेश को जो है शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। तो ये भी कथन सही है कि जो नहीं पढ़ सकते थे उनको जो है अधिकारी पढ़कर सुनाए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो ये भी कथन सही है कि उन्होंने दूत भेजे थे बहुत सारी जगह और श्रीलंका में उसने अपने पुत्र को भेजा था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है। तो आधुनिक भारत की जो है लिपि किस लिपि से उत्पन्न हुई है। तो ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अपने प्रजा को जो संदेश देते थे उन पे विचार करना है। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक का कहना था कि जो भी कर्मकांड और अनुष्ठान करते हैं विभिन्न अवसरों पर, ये किसी काम के नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा शर्मनों को दान देना। तो ये कथन भी अशोक के अभिलेखों में आप लोग को शिलालेखों में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 7 और 8 लेक्चर था जो मैंने आपको करा दिया। अब आगे जो है बाकी लेक्चर आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।